हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं पढ़ने वाला हूँ चैप्टर 7 जो कि है आंगिक यानी जेस्चर या हाव भाव। और ये जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये किताब है, इसका चैप्टर वाइज पढ़ के और जहाँ मुझे लग रहा है कि मुझे समझा देना चाहिए वहाँ समझा कर भी। बाकी आप लोगों को अगर ये किताब चाहिए तो आप अमेज़ोन वगैरह पे आसानी से मिल जाएगा। ये प्रसन्ना द्वारा लिखित है और अनुवादित है रविंद्र त्रिपाठी द्वारा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आंगिक यानी जेस्चर या हाव भाव अभिनेता के तर्कश का सबसे प्रमुख हथियार है हाव भाव। वो चीज़ है जिस पर सिर्फ अभिनेता का अधिकार होता है। कोई नाटककार इसे मुहैया नहीं कराता, लेकिन कई अभिनेता बिना जाने समझे हाव भाव का इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि बिना सोचे समझे अपने हाथ को हिलाकर आंगिक कर लेंगे। उनको सबसे पहले यह समझना चाहिए कि आंगिक सिर्फ हाथों को हिलाना डुलाना भर नहीं है। दूसरे, किसी अभिनेता का हाव भाव उसकी आदत नहीं होनी चाहिए। आंगिक सजग रूप से विकसित किया जाता है। आंगिक क्या है? शास्त्रीय नृत्य वाले मानते हैं कि यह मुद्रा है। हाँ, मुद्रा तो है, पर मुद्रा प्रतीकात्मक होती है। ऐसे प्रतीकात्मक हाव भाव का समकालीन रंगमंच में सीमित उपयोग होता है। रंगमंच पर प्रयुक्त हाव भाव अनौपचारिक होते हैं और किसी शास्त्र के नियमों से बंधे नहीं होते, बहुत हद तक स्वाभाविक भी होते हैं। व्यापक अर्थ में आंगिक भीतर चल रहे भावों और विचारों का बाहरीकरण होता है, और इस तरह का बाहरीकरण सिर्फ हाथों के उपयोग से नहीं बल्कि पूरे शरीर के उपयोग से अर्जित किया जाता है। एक अभिनेता के लिए हाथों की अहमियत होती है और उसके माध्यम से वो शेष जगत से संवाद स्थापित करता है, लेकिन सिर्फ हाथ की चेष्टाओं से ही आंगिक पूरा नहीं होता। अभिनेता को यह बात जान लेनी चाहिए। जैसा कि इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि हाथों का हाव भाव तो है, लेकिन सिर्फ हाथों के हाव भाव से नहीं होता है, उसको लिमिट में करना चाहिए। कहाँ करना है उसका उपयोग, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। सुविधाजनक हाथ। अभिनय के क्षेत्र में हाथ इतने अहम क्यों होते हैं? पहले तो इस कारण कि वे होते हैं, मतलब पहला कारण ये कि वो होता है, हाथ होते हैं, इसीलिए वो अहम होते हैं। और वे शरीर के अहम हिस्से होते हैं। उनको ऊपर नीचे करना या मोड़ना आसान होता है। उनके माध्यम से कई तरह की चेष्टाएं या मानवीय कार्य व्यापार अभिव्यक्त होते हैं। जीवन में सभी तरह के हालात में उनकी उपयोगिता होती है। हाथों की बात हो रही है यहाँ पे। भीड़ में जब कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता है तो आप अपने सिर के ऊपर हाथ हिलाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींच सकते हैं। वो आदमी आपको भले न देख सके, लेकिन आपके ऊपर उठे हाथ को देखकर आपको चिन्हित कर लेगा। फिर संकेत लिपि में हाथों की बड़ी भूमिका होती है। जो मूक और श्रवणहीन होते हैं, वे भी अपने हाथों के सहारे दूसरों को संदेश दे सकते हैं। इस सब के बावजूद मैं यहाँ यही कहूँगा कि अभिनय के दौरान हाथों का उपयोग कई बार बाधा भी बन जाता है। हाथों से इशारा करना आसान होता है। हम में से ज़्यादातर हाथों के इशारे का इस्तेमाल लगभग हर चीज़ के लिए करने लगते हैं। इस मामले में हम लापरवाह हो जाते हैं। कई बार हम हाथ की चेष्टाओं का दुरुपयोग भी करने लगते हैं। बिना सोचे समझे हाथ हिलाना या हाथ के इशारे करना हमारी आदत का हिस्सा हो जाता है। यही समस्या है। ऐसे वक्त
मैं अक्सर महसूस करता हूँ कि अगर हाथों को पीछे करके बांध दिया जाए तो बेहतर होगा। मतलब ये कहते हैं कि कई अभिनेता जो है वो हाथों का अनावश्यक इस्तेमाल करते हैं स्टेज पे, जो कि ख़राब लगता है, और उसी को बारे में ये बोल रहे हैं। कई बार वो इनको लगता है कि हाथों को ऐसे, इससे तो अच्छा है कि हाथों को बांध ही दिया जाए। हाँ, हाथों बेहतर होगा कि अभिनय के दौरान शायद लोगों को लगे कि अभिनय के दौरान बांध दिया जाए, और इसके बाद ये कहते हैं कि शायद लोगों को लगे कि मैं कुछ असहिष्णु हो रहा हूँ, पर ये मैं कहने से नहीं रहूँगा कि अगर हाथ बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं तो रंगमंच पर अप्रभावी भी हो जाते हैं। इसीलिए रिहर्सल के आरंभिक दौर में ये अभ्यास भी करना चाहिए कि बिना हाथों को हिलाए डुलाए अपने को अभिव्यक्त करें। ज़रूरत समझे तो करें, मतलब ज़रूरत हो तभी करें। अगर एक्शन के डिज़ाइन में इसकी ज़रूरत हो तो याद रखें कि हाथों के कारण हाव भाव में अतिरेक भी आ जाता है। अपने पूरे शरीर को अभिव्यक्त करें। बेहतर होगा कि आप यानी अभिनेता अपने पूरे शरीर को इस तरह तैयार करें कि जटिल और कठिन अभिव्यक्तियां सहज रूप से हो सकें। कुछ दिखाने के लिए, पूछने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, भीख मांगने के लिए, चोरी करने के लिए बिना हाथ को काम लाए बाकी शरीर को माध्यम बनाया जा सकता है। मेरा विश्वास कीजिए, बाकी शरीर ये सब काम बेहतर तरीके से कर सकता है। हाँ, जब अति आवश्यक हो तो हाथ का उपयोग भी करें, लेकिन रंगमंच पर पूरे शरीर के माध्यम से अपने को अभिव्यक्त करेंगे तो अधिक विश्वसनीय लगेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि आपको हाथों का इस्तेमाल ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, लेकिन करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं करना है। देखिए, इनके कहने का मतलब है ज़्यादा तो नहीं करना है लेकिन कम भी नहीं करना है। बैलेंस होना चाहिए किसी भी चीज़ में, चाहे वो हाथों का इस्तेमाल हो या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल हो। अपने पूरे शरीर को उस चरित्र की आंतरिक भावना का बोझ उठाने दें जिसे आप निभा रहे हैं। जब आप निराश दिख रहे हों तो पूरा शरीर निराश दिखना चाहिए। जब आप दर्द का एहसास कर रहे हों तो पूरे शरीर में भी यह दिखना चाहिए। ज़रूरत के मुताबिक शरीर को झुकने, कांपने, हिलने या ऐंठने दें। जो बात मैं कह रहा हूँ इसका सार ये है कि आपके हाव भाव से आपके भीतर की अनुभूति दिखनी चाहिए, सिर्फ बाहर दिखने वाला सामान्य अनुभव नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब आप कोई भी इमोशन फील कर रहे हैं तो पूरे शरीर में वो फील होना चाहिए, मतलब रियल इमोशन होना चाहिए। रियल इमोशन ही पूरे शरीर में फील होता है। सामान्य दिखने वाला अनुभव नहीं। जिस चरित्र को आप निभा रहे हैं उसकी भीतरी मन स्थिति दिखनी चाहिए। अगर आपके हाथ ही सारी अदाकारी निभाने लगेंगे तो चरित्र का अंतर्द्वंद नहीं दिखेगा। सहज अभिव्यक्ति साधारण होती है। ये साफगोई वाला बयान है। एक अभिनेता को साधारण को अभिव्यक्त नहीं करना है, क्योंकि ये तो मूल नाटक में है ही। एक अभिनेता का काम ये है कि वो मूल नाटक में छिपे अर्थों का अनुसंधान करे। अनदिखी भावना, ये दूसरा टॉपिक है, मतलब सब हेडिंग है, चैप्टर वही है। हम देख चुके हैं कि हाव भाव भावनाओं की अभिव्यक्ति है, पर अव्यक्त भावनाओं का क्या, यानी उन भावनाओं का क्या जो आदमी महसूस तो करता है लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाता। यहाँ हमें समझने की बात ये है कि अव्यक्त भावनाओं का न कोई अर्थ है और न प्रासंगिकता। भारतीय नाट्य चिंतन यही कहता है। हर अभिनेता कई तरह के भावों से भरा होता है।
इनमें से अधिकतर सच्ची भावनाएं होती हैं जो निभाए जा रहे चरित्रों के सहारे सामने आती हैं, किंतु कुछ अव्यक्त भावनाएं भी होती हैं जिनकी अभिनेता या नाटक के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसे समझ लेना आवश्यक है। दरअसल जो अभिनेता मंच पर आधिक्य में भावनाओं का प्रदर्शन करता है वो अच्छा अभिनय नहीं करता। एक पूर्ण अभिनेता की पहचान ये है कि किसी भावना को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करे, न कि उसी में डूब जाए। प्रभावशाली ढंग क्या है? किस तरह प्रभावशाली ढंग से कोई भावना या विचार मंच पर दिखता है? इस सवाल के जवाब में मैं कहूँगा कि आप अपने आसपास देखिए। आप अपने आसपास देखिए, लोगों का ठीक से पर्यवेक्षण करें। आप किसी बाज़ार में जाइए, किसी वृद्ध व्यक्ति के घर जाएं, वृंदावन या मथुरा जैसे स्थानों पर जाइए, अपने शहर के किसी मॉल में जाइए, वहाँ जाइए जहाँ लोग बड़ी संख्या में हों। गौर से देखिए कि वे अपनी भावनाओं को किस अंदाज में व्यक्त करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अलग संदर्भ में ये कहा था, असली भारत को जानना है, जानने के लिए तीर्थ स्थलों पर जाइए। वे सही थे। वहाँ आप यह जान पाएंगे कि तीर्थ यात्रियों के भीतर जो सच्ची भावनाएं हैं वो किस रूप में सामने आती हैं। इन स्थलों पर कोई सप्रयास अपनी भावना नहीं दिखाता। भावना अपने आप और सहज तरीके से अभिव्यक्त होती हैं, इसीलिए कि भीतर भाव भरे हुए हैं। कोई नाटककार जिस तरह आम जन की भाषा को अपने नाटकों में लाता है, उसी प्रकार लोगों के उस हाव भाव को सामने लाइए जो उनके दैनंदिन जीवन में दिखाई पड़ते हैं। ऐसी जगहों पर आपको अद्भुत किस्म के हाव भाव दिखेंगे। उनका आंगिक इतना सटीक होता है कि आप उनकी बातें न भी सुने तो समझ जाएंगे कि उनके अभिप्राय क्या हैं। वे अभिनेता नहीं होते, लेकिन उनके भीतर स्वाभाविकता होती है। मतलब कह रहे हैं कि जब आप मथुरा या वृंदावन जैसे तीर्थ स्थलों पर जाएंगे तो उनके अंदर जो भावना होती है वो सच्ची भावना होती है। उसको ऑब्ज़र्व करें, लोगों को ऑब्ज़र्व करें, और फिर वो जो भावना है जो वो बोल नहीं रहे हैं वो भी आपको समझ में आ रहा है, तो उस तरीके से आप स्टेज पे नाटक करें। हाथ इसीलिए होते हैं कि उनसे काम लिया जाए। ये दूसरा सब हेडिंग है। हाथ इसीलिए बने हैं कि उनसे काम लिया जाए। कामगार लोग इसे बेहतर जानते हैं। वे अपने हाथों से अपने पेशे के मुताबिक काम लेते हैं, न कि उनसे बतियाने का काम लेते हैं। वे अध्यापक या बुद्धिजीवी नहीं होते, न ही नर्तक या अभिनेता। इसीलिए अभिनेताओं को इन कामगार लोगों को देखकर हाव भाव सीखने चाहिए। हाव भाव वाली भाषा पढ़ने की क्षमता, दूसरे के हाव भाव को देखकर उनको समझने की क्षमता हम सबके भीतर होती है। हम करते यह है कि इस योग्यता को रंगमंचीय भाषा में परिवर्तित करते हैं। इसी को एक व्यवस्था में लाकर रंगमंच पर संहिताबद्ध करते हैं। इस सिलसिले में आपका अपना एक तजुर्बा बताता हूँ। अब इस सिलसिले में अपना एक तजुर्बा बताता हूँ। मैं अक्सर उन बारों, बियर गृहों या मैखानों में जाता हूँ जहाँ भीड़ भाड़ होती है। इसीलिए नहीं कि मुझे पीने की इच्छा होती है, बल्कि ये देखने के लिए कि वहाँ आने वाले लोग के हाव भाव कैसे होते हैं। ऐसे माहौल में लोगों को देखने का अपना आनंद है। ये देखने में मज़ा आता है कि ऐसी जगहों पर लोग किस तरह अपना ग्रुप बना लेते हैं, किस अंदाज में
किस अंदाज से आसपास आपस में बातचीत करते हैं, इस पूरे माहौल को देखना एक अलग तरह का अनुभव देता है। यहाँ भी लोग एक दूजे के साथ ब्लॉकिंग करते हैं या जोड़ियाँ बनाते हैं। कुछ लोग किसी खास कोने को हथिया लेते हैं। उनमें से कोई एक हाथ बीड़ी या सिगरेट जलाए रखता है और दूसरा हाथ अपने ड्रिंक का ग्लास पकड़ा हुआ होता है। वे एक दूसरे के करीब होते हैं लेकिन आपस में सटते नहीं हैं। कोई ऊंची आवाज़ में बोल रहा होता है तो कोई दूसरों को सुनता है। असल ज़िंदगी में नाटक, बारों या क्लबों में, हॉल में सिगरेट हाथों में जलती रहती है। उनकी राख किसी की कमीज़ पर भी गिर जाए लेकिन सिगरेट नहीं। यहाँ बंदा अपनी बात में मशगूल रहता है, इस बात से अनजान कि राख कमीज़ पर गिर रही है, पर उसकी उंगलियों में बीड़ी सुलगती रहती है। वो उसके कश भी लगाता रहता है। वो अपने भरे हुए गिलास को भी थामे रहता है। वो हंसता भी है लेकिन होठों पर लगी सिगरेट की वजह से हंसी पूरी तरह से फूटती नहीं है। हंसी की वजह से उसका पेट फूलता जाता है। वो अपने बगल में बैठे साथी के कंधे पर हाथ भी रखता है लेकिन उसके गिलास से शराब की एक बूंद भी नहीं गिरती। चेहरे पर आने वाला हर मरोड़ दिखता है। पूरा शरीर इस सारे कार्यकलाप के दौरान एक जिंदा दिली वार्तालाप के हाव भाव में विन्यस्त रहता है। हाव भाव की खान। अच्छा, यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि ये बताते हैं कि हाथों का क्या इस्तेमाल है। मतलब ये जब जाते हैं क्लब में, बार में, तो वहाँ पे देखते हैं कि लोग सिगरेट भी जलाए हैं, लोग ग्लास भी पकड़े हुए हैं, लोग मतलब वो एक तरीके से कहते हैं कि नेचुरल ब्लॉकिंग लगता है, वो एक प्राकृतिक रियलिस्टिक ब्लॉकिंग, और सब कुछ हो रहा है लेकिन एक सिस्टमैटिक तरीके से। हाव भाव की खान। हाव भाव के कई प्रकार या रूप हैं। सीधे सीधे अर्थात आमने सामने बातचीत, अप्रत्यक्ष बातचीत, आँखों से इशारे, छूकर इशारे, संकेत भाषा, उदासी का भाव, हल्के हल्के सुरूर में होने का भाव, अश्लील चुटकुले, शिष्टाचार, अकड़ने का भाव, जम्हाई लेना, ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, डकारना, चपड़ चपड़ खाना, वायु विमोचन करना, धूम्रपान, ये सारी चीज़ें मैखाने में उपलब्ध होती हैं। यहाँ ये भी लगेगा कि सारा माहौल अस्त व्यस्त हो रहा है लेकिन वास्तविकता ये है कि सब कुछ ढंग से हो रहा होता है। पूरा मैखाना एकदम संतुलन में रहता है। पूरा वार्तालाप किसी स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा होता है। ऐसा प्रतीत होता है। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि किस पटकथाकार ने बातचीत के ये निर्देश लिखे हैं। कुछ दृश्यों को देखकर तो लगता है कि सब कुछ ईश्वर ने कोरियोग्राफ किया है या उसे लिखा है और निर्देशित किया है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, वही बात है कि आपको बड़ा अचंभित करता है कि इतना सिस्टमैटिक वे में कैसे हो रहा है ये सब कुछ। मैंने ऊपर यह दिखाया है कि कैसे सारी ब्लॉकिंग असल जीवन जीने वाले लोगों द्वारा की गई होती हैं। सारे हाव भाव भी असल ज़िंदगी के होते हैं लेकिन मैं जानता हूँ कि अभिनेता जब यह सब पढ़ेंगे तो कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है, हम इसे पहले से जानते हैं। हम भी अपने निजी जीवन में और जब अभिनय नहीं कर रहे होते हैं तो सटीक हाव भाव दिखाते रहते हैं। लेकिन यह बताइए कि जब हम मंच पर होते हैं तो क्या करें? क्या आप हमारी वहाँ मदद कर सकते हैं? उनकी बात सही होती है। अभिनेता को समस्या मंच पर होती है, इसीलिए हम मंच की दिशा में चलें। लेकिन उसकी बात करूं इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप रोज़मर्रा के जीवन का गौर से अवलोकन करें। ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा।
आपके लिए ये मुझसे बेहतर शिक्षक है। सिर्फ इतना ही नहीं, सभी शिक्षकों को मिला दें तो भी उन सबसे बेहतर। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन। डायलॉग, डायलॉग ये दूसरा सब हेडिंग है। अभिनेता के लिए मूल समस्या है कि वो डायलॉग डिलीवरी कैसे करें, यानी संवाद कैसे बोलें। उसको वो संवाद अदा करने होते हैं जो उसके नहीं हैं। नाटककार के लिखे होते हैं। मतलब डायलॉग उसके नहीं होते पर भावनाएं उसकी होती हैं। प्रेरक तत्व उनके नहीं होते लेकिन हाव भाव उनके होते हैं। यही असल चुनौती होती है। चिंतायुक्त मन और लोचहीन शरीर। डायलॉग बोलते समय अभिनेता कोई चिंताओं से घिरा रहता है। ऐसे में उसका जो शरीर होता है वो मन के साथ तारतम्य में नहीं होता और इसी कारण उससे अलग हो जाता है। बेचारा शरीर, इसे कई काम करने होते हैं। इसे अदाकारी भी करनी पड़ती है, सजीला भी बने रहना पड़ता है, भावना को भी प्रदर्शित करना होता है, संवादों को जीवंत भी बनाना पड़ता है। कुल मिलाकर ये सब शरीर के लिए अजीब स्थितियां पैदा कर देता है। ऐसी स्थितियों में शरीर क्या करता है? या तो वह जड़ हो जाता है या अतार्किक ढंग से काम करने लगता है, उस तरह जैसा चार्ली चैपलिन अपने लिए ही समस्या पैदा कर रहा होता है। अच्छा, मतलब कह रहे हैं कि जब शरीर को इतना सब कुछ करने लगता है तो वो अगर नए हैं तो वो दो चीज़ करेगा, या तो वो वहीं पे जड़ हो जाएगा, मतलब शून्य हो जाएगा, या अतार्किक इलॉजिकल चीज़ें करने लगेगा जैसे चार्ली चैपलिन करते हैं। ऐसे में शरीर के अलग अलग ढंग से काम करने लगते हैं। अलग अलग अंग अलग अलग ढंग से काम करने लगते हैं। मतलब कि हाथ कुछ और ढंग से काम करेगा, पैर कुछ और, आँख कुछ और, नाक कुछ और, कान कुछ और। भावनाएं कैसे परिवर्तित हो जाती हैं? भावनाएं जीवाणु की तरह होती हैं, या कह लीजिए कोहरे की तरह। वे अपने भीतर से ही आकृति बदल लेती हैं। आप जान भी नहीं पाते कि ये कब हुआ और कैसे हुआ। ये कहना कठिन है कि भावना निश्चित रूप से किस बिंदु पर दूसरी आकृति में बदल जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनका रूपांतरण होता है जब आपके शरीर के भीतर आपसी तालमेल नहीं होता, तो भावनाओं का उचित प्रबंधन भी नहीं हो पाता है। कह रहे हैं कि भावना परिवर्तित हो जाती है, और कब परिवर्तित हो जाती है इसको आइडेंटिफाई कर पाना बड़ा मुश्किल है। मतलब एक तरीके से कर पाना हम लोगों के बस में नहीं है। और ये तब होता है जब हमारा शरीर अलग ढंग से काम करता है और हम बोलते कुछ और है, करते कुछ और हैं। इसीलिए अभिनय की असल समस्या स्मृति की है। अभिनय की असल समस्या मेमोरी की है, यानी आप कैसे याद करते हैं। आप अपने संवाद को शुरू में कंठस्थ न करें, ब्लॉकिंग की प्रक्रिया का पालन करें और उनके अनुसार अभिनय को ढालें। मैं जानता हूं कि ये सब इतना आसान नहीं है। बिना संवाद या डायलॉग को याद किए ब्लॉकिंग करने से दिमाग चिड़चिड़ा हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आप रिहर्सल के दौरान एक हाथ में किताब पकड़े हों, एक कान से निर्देशक के निर्देश सुन रहे हों और एक आँख से सहयोगी अभिनेता को देख रहे हों, या इसी तरह की कोई और हरकत कर रहे हों। पर फिलहाल हम यहाँ ब्लॉकिंग की प्रक्रिया की पूरी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर केंद्रित एक पूरा अध्याय आगे है। संकेत भाषा। अभी हम हाव भाव की चर्चा जारी रखें। कई तरह के हाव भाव होते हैं। इनमें एक है संकेत भाषा, यानी संकेतों या इशारों से अपनी बात कहना। पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि संकेत भाषा क्या है।
और हाव भाव के दूसरे तरीके से ये कैसे अलग है। सभी तरह के हाव भाव प्रदर्शित करने में कठिन नहीं होते। सबको अपने भीतर बिठा लेने की ज़रूरत भी नहीं होती। संकेत भाषा के साथ भी यही है। इसे व्यक्त करना सुगम भी होता है। जैसे आप किसी को कहते हैं कि वहाँ जाओ, तो आपका हाथ बताता है कि वहाँ कहाँ। क्या ऐसा नहीं होता? ये संकेत भाषा को समझने के लिए सरल दृष्टांत है। संकेत भाषा एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। वह सरल, सीधी और स्पष्ट होती है। आपने कभी देखा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले कैसे काम करते हैं? हालांकि आजकल चौराहों पर ट्रैफिक पुलिसमैन कम ही दिखते हैं, क्योंकि स्वचालित ट्रैफिक सिग्नल काम करने लगे हैं। जब ट्रैफिक पुलिस वाला चौराहे पर अक्सर दिखता था तो उसके मुंह में सीटी होती थी और उसके हाथ यांत्रिक तरीके से घूमते और दिशा निर्देश देते रहते थे। दाएं जाओ, बाएं जाओ, रुक जाओ आदि का इशारा करते हुए। ट्रैफिक पुलिस वाले यातायात का प्रबंधन करने के लिए दिशा निर्देश देते रहते हैं। उनका आंगिक क्या है? ये कहाँ पाया जाता है? ये उनके शरीर में होता है, उनकी भंगिमा में होता है, या उनके चेहरे पर होता है? नहीं, ये उनके हाथों में होता है। वो जो करता है उससे कई भावना नहीं जुड़ी होती, कई मनोवैज्ञानिक बात नहीं जुड़ी होती। ये भी संकेत भाषा का एक उदाहरण है। दूसरे तक अपना संदेश पहुंचाने की एक पद्धति जिसमें संकेत और प्रतीक शामिल होते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप ये क्यों यहाँ पे लिखा गया है? ये इसलिए लिखा गया है कि अगर आप बिना इमोशन को पूरे शरीर में उतारे केवल हाथों का इशारा करेंगे तो आप उस ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह रहेंगे जो कि केवल हाथों से निर्देश देता है, लेकिन उसका भाव पूरे शरीर में नहीं चलता, बनावटी लगेगा वो। अच्छा, आगे पढ़ते हैं हम। हाव भाव की किस्में। कुछ अन्य तरह के भी हाव भाव होते हैं, जैसे बाजार या किसी और जगह पर भीख मांगती कोई बूढ़ी औरत। वो प्रत्यक्ष रूप से कुछ कहती या दिखाती नहीं है, लेकिन उसके हाव भाव में कुछ ऐसा होता है जिसे हम समझ जाते हैं कि वो क्या चाहती है। थिएटर में भी विभिन्न तरह के हाव भाव प्रयुक्त होते हैं, पर कुल मिलाकर ये चरित्र की मन स्थिति है जो हाव भाव के जरिए प्रकट होती है। हम इनका वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं: संकेत भाषा, सामाजिक हाव भाव, मनोवैज्ञानिक हाव भाव, सामाजिक हाव भाव। सामाजिक दबाव और प्रक्रियाओं के तहत जो शारीरिक तौर तरीके आकार लेते हैं उनको हम सामाजिक हाव भाव कह सकते हैं। हम अपने निजी अनुभव से ये जान लेते हैं कि कैसे एक गरीब किसान सामाजिक दबाव के भार से झुका झुका रहता है और कैसे एक बड़ा भूस्वामी अपने अहम का प्रदर्शन करते हुए चौड़े होता रहता है, या कैसे एक पुलिस वाला अपनी मिथ्या ताकत के घमंड में इतराता रहता है, या कैसे कोई औरत अपनी यौनिकता को एक ही समय में छुपाना और दिखाना चाहती है। हेलो दोस्तों, तो कल मैं जहाँ पे ख़त्म किया था उसके आगे पढ़ता हूँ, क्योंकि आज दूसरा दिन है। कल मुझे थोड़ा काम आ गया था, तो दोहराना या पेश करना कठिन होता है। इसके लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए। इसके लिए पहले समाज और सामाजिक गतिशीलता को समझना पड़ता है।
इस सिलसिले में एक अभिनेता के लिए किसी सामान्यीकरण में फंस जाना आसान होता है बनिस्बत किसी सार्थक सामाजिक हाव भाव के करीब पहुंचने के। फिल्मों और लोकप्रिय नाटकों में हम ऐसा होते देखते रहते हैं। किसी अभिनेता के लिए सामान्यीकरण के परे जाकर वास्तविक सामाजिक हाव भाव को अपने लिए विकसित करने के लिए समाज को अच्छी तरह से देखना या उसका पर्यवेक्षण करना पड़ता है। सामाजिक सत्ता या किसी का सामाजिक कद बड़े ही गूढ़ तरीके से प्रकट होता है। हर व्यक्ति सामाजिक व्यवहार का पूर्ण विश्वकोश है। किसी की सामाजिक हैसियत इस बात से भी प्रकट होती है कि वो अपना ग्लास किस शैली से पकड़ता है, आदमी किस तरह कुर्सी पर बैठता है, सामाजिक जगहों पर किस प्रकार अपने को पेश करता है, उसके उठने बैठने का तरीका क्या है, क्या कुर्सी पर बैठने के दौरान उसके पैर फैले रहते हैं या करीब रहते हैं, क्या किसी ताकतवर आदमी के सामने बैठकर हम सिकुड़ जाते हैं या सहज बने रहते हैं, अपने वरिष्ठ से आँख में आँख डालकर बात करते हैं या नहीं। ये सब हमारे सामाजिक व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करता है। हम किस तरह दूसरे के सामने झुकते हैं, उसे सलाम करने के लिए किस तरह सिर झुकाते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, हंसते हैं, पैर से थाप देते हैं, ये भी हमारी सामाजिक मनोभावना को दिखाता है। सम्मान, असम्मान, अहंकार, औपचारिकता, लापरवाही, मर्यादाहीनता, ये सारी बातें हमारी सामाजिक अंतरक्रिया के दौरान प्रकट होती हैं और हमारी शारीरिक क्रियाओं को बदलती या बनाती रहती हैं। मनोवैज्ञानिक दिखाने वाले हाव भाव। मनोवैज्ञानिक दिखाने वाले हाव भाव को अपना पाना सबसे कठिन होता है। भय, दुख, निर्धनता, अकेलापन, ललक, प्रेम, नग्नता, खालीपन, शांतचित्तता, अक्षोभ, इन सबको शरीर के माध्यम से अभिव्यक्त करना मुश्किल होता है। ऐसा इसीलिए होता है कि इस सब के लिए कोई मानक ढांचा हमारे पास नहीं होता। उदाहरण के लिए, कोई निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकता कि एक दुखी आदमी कैसे बर्ताव करता है या घटियापन व्यक्ति किस तरह से असर डालता है। यहाँ हम पाते हैं कि हाव भाव प्रदर्शित करने वाले आरंभिक दोनों तरीकों और मनोवैज्ञानिक दिखने वाले तरीके में एक ख़ास किस्म का अंतर है। यदि आरंभिक दोनों तरीके अभिव्यक्तियाँ हैं तो मनोवैज्ञानिक वाला तरीका प्रभाव है। किसी प्रकार की चीज़ का क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा है, इसका एक मोटी रूप हमारे सामने दिखता है। इस लिहाज से मनोवैज्ञानिक संबंधित हाव भाव अपने में हाव भाव है भी नहीं भी। इसे दिखाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। ऐसे में अभिनेता को किसी चरित्र का आंतरिक मनोभाव दिखाने के लिए कोई दिखावा नहीं करना होता। भाषा के रूप में हाव भाव। अब हम संक्षेप में ये देखें कि समाज में हाव भाव की भाषा कैसे आकार लेती है। हर भाषा की तरह हाव भाव की भाषा भी उपयोग की वजह से विकसित होती है, यानी ये अपने में एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। हकीकत तो ये है कि हाव भाव की भाषा सिर्फ मानव से ही नहीं, जानवरों में भी विकसित होती है। ऐसे में थिएटर या रंगमंच क्या करता है? थिएटर एक प्रयोगशाला की तरह है। यहाँ अभिनेता समाज के हर इलाके से हाव भाव की भाषा के नमूनों का संग्रह करता है और फिर उनको एक व्यवस्थित क्रम में ढालता है। फिर इस सब को उस दर्शक समुदाय को दिखाता है जो इन सब का अनजाने या बिना सोचे समझे ही इस्तेमाल कर रहे थे। इस अर्थ में एक नाटक एक ऐसा प्रयोग स्थल है जहां अलग अलग तरह के हाव भाव परिष्कृत और
परिष्कृत और संस्कारित किए जाते हैं। थिएटर में ही हाव भाव का परीक्षण किया जाता है, उनकी जांच की जाती है, उनको व्यवस्थित किया जाता है, फिर उनको समाज के पास नाट्य मंचन या अदाकारी के रूप में वापस भेजा जाता है। यह भी एक वजह है कि समाज को रंगमंच की ज़रूरत पड़ती है। मंदिर के बंदर। अब हम इस बात की तरफ लौटें कि हाव भाव की भाषा कैसे काम करती है। यहाँ मैं बिल्कुल अलग तरह का उदाहरण दूंगा। मंदिर में दिखने वाले बंदरों का। क्या आपने गौर से बंदरों को देखा है, ख़ासकर मंदिरों के आसपास या उनके भीतर पाए जाने वाले बंदरों को? ये बंदर मंदिर में आने वाले भक्तों से प्रसाद छीनने में माहिर होते हैं। बंदर कई तरह की हिंसक मुख मुद्रा बनाता है और खखुआता है। भक्त डर जाता है और जो प्रसाद वो लेकर आ रहा होता है उसे बंदर के सामने फेंक देता है। पर हकीकत ये है कि बंदर खुद भी डरा होता है। भक्त बंदर के हाव भाव की भाषा ठीक से पढ़ नहीं पाता और प्रसाद फेंक कर भाग जाता है। चूंक बंदर भी डरा रहता है, इसीलिए फेंके गए प्रसाद को फटाफट उठाकर भाग जाता है। मतलब बंदर भी डरा रहता है, इसीलिए प्रसाद को फटाफट उठाता है और निकल जाता है। कुल मिलाकर यही होता है कि भक्त प्रसाद से हाथ धो बैठता है और बंदर उसे लेकर रफू चक्कर हो जाता है। इस उदाहरण का ज़रा और गहरे में जाकर विश्लेषण करें। बंदर ने सिर्फ खाना मांगा, हमला नहीं किया, लेकिन भक्त को गलतफहमी हो गई। वो डर गया और हाथ में लिए प्रसाद को वहीं गिराकर भाग गया। बंदर भी उतना ही डरा हुआ था, इसीलिए गिरा हुआ प्रसाद उठाया और डर के मारे भाग गया। भक्त और बंदर के बीच पारस्परिक संवाद का यह आरंभिक चरण था। असली नाटक अब शुरू होता है। अपने अनुभव से बंदर समझता है कि वो जिस ढंग से खंखुआता है उससे आदमी डर जाता है, और जब वो ऐसा करता है तो आदमी डर के मारे अपने हाथ में पकड़े सामान को छोड़कर भाग निकलता है। इस तरह बंदर अपना पेट भरने का नया साधन जुटा लेता है। आगे चलकर यह उसकी आदत में शामिल हो जाता है। वो रोज़ या अक्सर भक्तों को डराकर अपने भोजन का इंतज़ाम कर लेता है। सच्ची भावना, झूठी भावना। अब इस उदाहरण को ज़रा और व्यापक प्रसंग में देखें। भक्त और बंदर की जो पहली मुठभेड़ होती है उसमें दोनों की सच्ची भावनाएं सामने आती हैं। दोनों डरे हुए हैं, लेकिन बंदर तजुर्बेकार है, इसीलिए खंखुआने की जो हरकत करता है वह उसकी एक चाल है, सिर्फ एक हाव भाव। जब ये सिलसिला शुरू होता है तो बंदर के भीतर डर की भावना ख़त्म हो जाती है और वो सिर्फ खंखुआने का नाटक करता है, या कहिए कि एक साहसी और आत्मविश्वास से पूर्ण अभिनेता बन जाता है। इस सब का मतलब क्या है? बंदर अपनी भूमिका निभाना शुरू कर देता है, यानी एक दुष्ट बंदर की भूमिका। वह अपनी इच्छित वस्तु पाने के लिए खंखुआना शुरू कर देता है। ये अपने रोएदार बालों, खूनी निगाहों, तीखे दांतों के सहारे एक खलनायक की भूमिका में आ जाता है। जब तक बंदर अपनी अदाकारी दिखाता रहता है उसे खाना मिलता रहता है। इसी को थिएटर की भाषा में भूमिका निभाना कहते हैं। अदाकार और अदा की गई भावना। क्या हमेशा इस तरह की भूमिका निभाते हुए बंदर सच्ची भावना प्रकट करता है? कदापि नहीं। वो यह कर भी नहीं सकता। अगर बंदर यह नहीं कर सकता तो अभिनेता हमेशा किसी नाटक में अपनी भूमिका निभाने के क्रम में ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा कर सकता है? नहीं। अभिनेता हर समय भावना से आवेशित नहीं हो भी नहीं सकते। वे तो ऐसे कलाकार हैं जो रंगमंच पर हाव भाव की भाषा को बरतने में पारंगत होते हैं। इस उदाहरण से यही शिक्षा मिलती है कि एक अभिनेता एक शुद्ध और सही हाव भाव पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, किसी तरह की भावना पाने के लिए नहीं। फ्योदोर दोस्तोवस्की के उपन्यास अपराध और दंड का जो नायक है वह एक हत्या करता है और जीवन भर उस अपराध बोध से ग्रसित रहता है, लेकिन दोस्तोवस्की ने इस उपन्यास को लिखने के लिए किसी की हत्या करने का अनुभव नहीं अर्जित किया। ठीक इसी तरह
किसी चरित्र की भूमिका निभाने के लिए अभिनेता को भी हर चीज़ का अनुभव नहीं प्राप्त करना होता। अभी तक हमने जो विचार किया वो वही है जो भारतीय रस सिद्धांत प्रतिपादित करता है। बस हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं वहाँ अलग दिशा से चल कर आए हैं। ये था चैप्टर 7 और इसके बाद चैप्टर 8 होगा। ओके, तो वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, वीडियो को यहीं बंद करते हैं।